गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और हमने लास्ट क्लास में वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करने का एक मेथड, कौन सा मेथड डिस्कस किया था? करेक्ट, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड डिस्कस किया था। डिस्कस तो क्या, उसको पूरा ही कर लिया था। उसके जो क्वेश्चन थे वो भी हमने पूरे सॉल्व कर लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करने का सेकंड मेथड, और उसका नाम है ट्रेडिशनल मेथड। क्या नाम है? ट्रेडिशनल मेथड। चलिए फटाफट से आप लोग लिखिए ट्रेडिशनल मेथड। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, हमने रेशियो में भी पढ़ा है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगर मैं करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगी? वर्किंग कैपिटल मिलेगी। ठीक है, करंट एसेट्स में हम इंक्लूड करते हैं स्टॉक को, जिसमें तीन तरह के स्टॉक होते हैं: रॉ मेटेरियल का स्टॉक, डब्ल्यूआईपी का स्टॉक और फिनिश गुड्स का स्टॉक। और क्या इंक्लूड करते हैं करंट एसेट्स में? डेटर्स को, और कैश और बैंक बैलेंस को, और प्रीपेड एक्सपेंसेस को। ये सब हम इंक्लूड किस में करते हैं? करंट एसेट्स में। दूसरा, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? जनरली क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनको हम करंट लायबिलिटी में इंक्लूड करते हैं। तो ये जो मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, ये कहता है वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगर मैं करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो मुझे वर्किंग कैपिटल मिल जाएगी। तो आप एक काम करो, करंट एसेट्स के हर एक कंपोनेंट की कैलकुलेशन करो, करंट लायबिलिटीज के हर एक कंपोनेंट की कैलकुलेशन करो, और फिर टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। ये जो मेथड हम करने वाले हैं इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधा मेथड है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक एग्जांपल लेता हूं मैं छोटा सा। उस एग्जांपल से हम ये समझेंगे कि हमें वर्किंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करना है ट्रेडिशनल मेथड में। ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल। आप जो मैं एग्जांपल लिखाऊंगा, एग्जांपल हम यहाँ करेंगे, वो आपको लिखना है साथ साथ में। ठीक है? हाँ बिल्कुल लिखना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे ही है। जैसा मैं आपको एग्जांपल लिखूंगा ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे ही है, इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल मेरे साथ साथ में उस एग्जाम्पल को लिखना है और उसको सॉल्व भी करना है। ठीक है? एग्जाम्पल वन, एक एग्जाम्पल लेंगे फिर सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा इसमें कुछ ताबड़तोड़ पारी कुछ नहीं खेलनी है अपन को। ठीक है? हाँ सिंपल सा है, बट एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। करेक्ट? करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको पर यूनिट कॉस्ट की डिटेल दे रखी है। पर यूनिट कॉस्ट में आपको दे रखा है मटेरियल, वेजेज और ओवरहेड। मटेरियल दे रखा है पर यूनिट 40 रुपये, लेबर पर यूनिट दे रखा है 30 रुपीज़, ओवरहेड पर यूनिट दे रखा है 20 रुपीज़। और ये जो 20 रुपीज़ का ओवरहेड है, इसमें 8 रुपीज़ डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है। मान लेते हैं ये जो 20 रुपये का ओवरहेड है, इसमें 8 रुपये का डेप्रीसिएशन शामिल है। पर यूनिट कॉस्ट 90, पर यूनिट कॉस्ट 90। करेक्ट? टोटल कॉस्ट पर यूनिट 90, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100, और प्रॉफिट पर यूनिट इज ₹10। ठीक है? ये पर यूनिट की डिटेल है। मान लीजिए हमें यहां दे रखा है लेवल ऑफ एक्टिविटी, मतलब हमारा जो बिजनेस है, एक साल का बिजनेस कितना होगा। मान लीजिए हमें दे रखा है कि हमारा एक साल का बिजनेस होगा 1,00,000
20,000 यूनिट्स पर एनम, एक साल में 1,20,000 यूनिट, ये हमारा बिजनेस होगा। देखिए, बिजनेस पर डिपेंड करता है कि हमें कितने पैसे बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है। एक होता है छोटी दुकान, तो दिखती बात है इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। एक होता है बड़ा स्टोर, बहुत बड़ा स्टोर, तो दिखती बात है वहाँ इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा। छोटा बिजनेस कम पैसे चाहिए, बड़ा बिजनेस ज़्यादा रुपए चाहिए, इम्प्लाइड है। तो यहाँ पर हमारा बिजनेस कितना होगा, उसका एक साल का हम कितना प्रोडक्शन और सेल करेंगे, वो हमने यहाँ एग्जाम्पल में लिया है 1,20,000 यूनिट्स एक साल में। मतलब एक साल में 1,20,000 यूनिट प्रोडक्शन करेंगे और सेल करेंगे, इतना बिजनेस होगा। क्योंकि अगर बिजनेस बड़ा हुआ इससे भी, तो पैसे ज़्यादा चाहिएंगे, इससे कम हुआ तो कम पैसे चाहिएंगे। तो लेवल ऑफ एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करना है। फिर आपको दे रखा है रॉ मटेरियल का स्टॉक विच इज इक्वल टू 2 months, फिनिश गुड्स का स्टॉक इज इक्वल टू 1 month, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक हाफ मंथ। ठीक है, डेटर्स, अभी आप लिखते जाइए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा बाद में कि ये क्या मैंने इसको लिखा है। डेटर्स 2 month, कैश ₹1 lakh, कैश बैलेंस ₹1 lakh, प्रीपेड वेजेज 20 days, क्रेडिटर्स 1 month, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड 4 weeks, सेल क्रेडिट सेल्स 80% ऑफ टोटल सेल्स। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी इज 10%। आप बिल्कुल सबसे पहले तो इसको नोट कर लो, है ना, एग्जाम्पल जो लिया है इसको पूरा नोट कर लीजिए। इस एक एग्जाम्पल से जब आप इसको पूरा सॉल्व करना समझ लोगे, तो ये जो ट्रेडिशनल मेथड है आपको 75% समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। हाँ बिल्कुल, नहीं घर पे तो नहीं दूंगा अभी क्वेश्चन करने के लिए, यहाँ पे जो क्लास वाले क्वेश्चन है वो यहीं करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप इस एग्जाम्पल को पहले लिख लीजिए। आगे लूँ, चलिए।
ओके, मतलब जो आगे क्वेश्चंस करेंगे ना वो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, अब देखिए हम बनाते हैं स्टेटमेंट। आप लिखिए स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम बनाएंगे एक स्टेटमेंट। इसमें आप एक कॉलम तो डालोगे पर्टिकुलर्स का जो बहुत बड़ा होगा, और दो कॉलम अमाउंट के डालोगे। ठीक है, पर्टिकुलर्स। ये जो दो अमाउंट के कॉलम है इसको अभी खाली छोड़ दो, हेडिंग खाली छोड़ दो, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं करंट एसेट से। मैंने अभी आपको बताया कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं करंट एसेट से। ए पॉइंट, करंट एसेट्स। करंट एसेट में सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना रखना है, रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना रखना है, इसके लिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दे रखा है, रॉ मटेरियल स्टॉक इज इक्वल टू 2 मंथ। 2 महीने जितना हमें रॉ मटेरियल का स्टॉक रखना है। क्या मतलब, एक साल में लेवल ऑफ एक्टिविटी कितनी है, 1,20,000। अब आप बिल्कुल ध्यान से समझना, 1,20,000 ये एक साल की यूनिट है, डिवाइडेड बाय 12 करूं तो एक महीने की यूनिट होगी। और मुझे रॉ मटेरियल का स्टॉक रखना है 2 महीने के बराबर। कितना, 2 महीने के बराबर। ये तो हो गई क्वांटिटी, मतलब मुझे रॉ मटेरियल का स्टॉक 20,000 यूनिट के जितना रॉ मटेरियल का स्टॉक रखना है। अब रॉ मटेरियल पर यूनिट कितना लगता है, एक यूनिट में रॉ मटेरियल का खर्चा आता है 40 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 40, ये मेरा रॉ मटेरियल का स्टॉक। 1,20,000 एक साल की यूनिट, डिवाइडेड बाय 12 एक महीने की यूनिट। 2 महीने का रॉ मटेरियल का स्टॉक रखना है तो मल्टीप्लाई बाय 2, और पर यूनिट रॉ मटेरियल की कॉस्ट आती है 40 रुपए, मतलब रॉ मटेरियल का स्टॉक 8 लाख। फर्स्ट वाले कॉलम लिखना, अभी सेकंड कॉलम खाली छोड़ देना, इजी। अगर मान लो यहाँ कहता 3 महीने का रॉ मटेरियल का स्टॉक रखना है तो क्या करते, ये जो मल्टीप्लाई बाय 2 किया इसकी जगह मल्टीप्लाई बाय 3। दूसरा लेते हैं फिनिश गुड्स का स्टॉक। फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना रखना है। देखिए ये रॉ मटेरियल का स्टॉक, ये वाला पॉइंट तो हो गया। फिनिश गुड्स का स्टॉक 1 महीने के बराबर रखना है, फिनिश गुड्स का स्टॉक 1 महीने के बराबर रखना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 महीने के बराबर। फिनिश गुड्स की एक यूनिट की वैल्यू, देखो रॉ मटेरियल में तो केवल रॉ मटेरियल ही होता है, बट फिनिश गुड्स में रॉ मटेरियल भी होता है, लेबर की कॉस्ट भी लग चुकी है, और ओवरहेड का खर्चा भी लग चुका है। मतलब फिनिश गुड्स की एक यूनिट में 90 रुपीज का हमारा खर्चा लग चुका है। फिनिश गुड्स की एक यूनिट मतलब उसमें मटेरियल भी लग चुका है, लेबर की खर्चा भी लग चुका है, ओवरहेड का खर्चा भी लग चुका है, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 90 रुपीज। फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन टोटल कॉस्ट पे होता है 90 रुपए। तो यहां पर देखिए
1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 एक महीना, मल्टीप्लाई बाय एक महीने के बराबर 10,000, मल्टीप्लाई बाय 90 रुपीज एक यूनिट की वैल्यू। फिनिश गुड्स का स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया 9 लाख रुपए। रॉ मटेरियल के स्टॉक में केवल रॉ मेटल का ही खर्च आता है, बट फिनिश गुड्स के स्टॉक में रॉ मटेरियल, वेजेज, ओवरहेड तीनों का खर्च आता है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक। वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक टाइम पीरियड क्या दे रखा है? वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक दे रखा है आधे महीने के बराबर, हाफ मंथ। कैसे करोगे? 1,20,000 गुड डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.5, आधा महीना 0.5 मल्टीप्लाई बाय, अब इसकी एक यूनिट की वैल्यू। अच्छा, WIP का स्टॉक होता क्या है? जो ना रॉ मटेरियल है और ना फिनिश गुड्स है, उस पर कुछ काम हो चुका है और कुछ काम होना बाकी है। तो WIP स्टॉक के बारे में अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि WIP में क्या क्या खर्चा कितना लग चुका है, तब तो ठीक है, बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं कि WIP वो स्टॉक होता है जिसमें मटेरियल पूरा 100%, लेबर 50% और ओवरहेड 50%। क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? हाँ, जैसा कॉस्टिंग में भी ऐसे ही होता है। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि WIP का जो स्टॉक है उसमें रॉ मटेरियल 100% है, लेबर 50% है और ओवरहेड 50% है। तो रॉ मटेरियल 100% है, मतलब रॉ मटेरियल पूरा 40 रुपए का लग चुका है। लेबर 50% मतलब 15 रुपए की, 15 मतलब लेबर की कॉस्ट जो 30 है उसका आधा किया 15, और ओवरहेड आधा मतलब 10। तीनों की टोटल हो गई 65। तो यहां पर WIP के स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे 65। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 65, 3,25,000 WIP स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया। ठीक है, अब करते हैं फिनिश गुड्स के स्टॉक का वैल्यूएशन। फिनिश गुड्स स्टॉक, सॉरी डेटर, फिनिश गुड्स का स्टॉक का वैल्यूएशन तो कर चुके हैं। अब आगे करते हैं डेटर्स। डेटर करंट एसेट्स में आते हैं। तो अब देखो डेटर का वैल्यूएशन क्या करोगे? डेटर का टाइम पीरियड दे रखा है 2 महीने। हाँ, सबका टाइम पीरियड दे रखा होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, सबका टाइम पीरियड दे रखा होगा। अगर किसी का टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है मतलब वो करंट एसेट्स है ही नहीं। हाँ, तो डेटर 2 महीने के बराबर है, तो कैसे करोगे? 1,20,000 बिल्कुल ठीक है, आगे करेक्ट एकदम, डिवाइडेड बाय 12 और क्या टाइम पीरियड है? 2 महीने इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय, एक यूनिट को हम कितने में सेल करते हैं? डेटर को आप माल बेचते हो तो कितने में बेचते हो? 100 रुपए में बेचते हो। तो डेटर का वैल्यूएशन होगा सेलिंग प्राइस पे, विच इज 100 रुपए, और आगे मल्टीप्लाई करेंगे 80%। 80% क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारी जो क्रेडिट सेल्स है वो टोटल सेल्स का 80% है। क्या कैश सेल्स में भी डेटर होते हैं? नहीं होते। कैश सेल्स में डेटर नहीं होते, इसका मतलब है डेटर हमारे केवल और केवल कहाँ होंगे? क्रेडिट सेल्स में होंगे। और क्रेडिट सेल्स कितनी है? टोटल सेल्स का 80% है। तो हमें क्या करना है? अगर मान लो यहाँ दे रखा होता कि कैश सेल्स सपोज 40% है, तो क्रेडिट सेल्स कितनी हो गई? 60%। तो हमें डेटर के वैल्यूएशन में मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? 60% करना है। तो यहाँ क्रेडिट सेल्स कितनी है? 80%। तो यहाँ आपको यहाँ आगे मल्टीप्लाई करना है 80%। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80%, 16 लाख। डेटर का वैल्यूएशन हमने किया 16 लाख रुपए। अब आगे प्रीपेड वेजेज। प्रीपेड वेजेज करंट एसेट्स में आती है। प्रीपेड वेजेज कितना है? प्रीपेड वेजेज है 20 दिन, ये डेज में, बाकी वाले मंथ में थे, ये किस में? डेज में। अच्छा, जनरली हम ट्रेडिशनल अप्रोच में जनरली ऐसा मानते हैं कि 1 ईयर इक्वल्स टू 360 डेज,
जनरली ऐसा मानते हैं। हाँ, बाय डिफॉल्ट हम मान सकते हैं, या नीचे एजम्पशन लगा देंगे 1 ईयर इक्वल टू 360 डेज। 20 दिन के बराबर प्रीपेड वेजेज है, तो कैसे करोगे ये डेज में? तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 360, वहाँ मंथ में था तो डिवाइडेड बाय 12 किया, यहाँ डेज में तो डिवाइडेड बाय 360, तो एक दिन की यूनिट आ गई, मल्टीप्लाई बाय 20 दिन। और वेजेज पर यूनिट कितना है? वेजेज पर यूनिट है 30 रुपीज, वेजेज पर यूनिट 30। तो प्री पेड वेजेज कितना आएगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल्स टू 2 लाख। प्री पेड वेजेज 2 लाख रुपए। एक करंट एसेट्स और है कैश बैलेंस, और हमें कैश बैलेंस कितना रखना है? ये देखिए, कैश बैलेंस 1 लाख रुपए। कैश बैलेंस, हाँ, कैश बैलेंस का टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ होता, वो तो अमाउंट ही दिया होता है कि इतना कैश बैलेंस रखना है। ये आपकी करंट एसेट्स हो गई, टोटल ए। करेक्ट। अब हम चलते हैं करंट लाइबिलिटी पर। बी पॉइंट करंट लाइबिलिटी। बी पॉइंट करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का टाइम पीरियड दे रखा है 1 महीना, तो कैसे करेंगे? क्रेडिटर किसके होते हैं? रॉ मेटेरियल के। 1 महीना, तो ऐसे करना है 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर से महीने में है ना, तो डिवाइड बाय 12, और 1 महीना है तो 1 महीना, मल्टीप्लाई बाय 40 रुपीज का मटेरियल। क्रेडिटर रॉ मेटेरियल के होते हैं, तो यहाँ पर 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू 40 4 लाख। आपके क्रेडिटर 4 लाख रुपए। फिर कैलकुलेट करेंगे आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड हमें दे रखे हैं 4 वीक, 4 वीक के बराबर, तो 1,20,000 यूनिट्स पर एनम। अब ये वीक में है तो डिवाइडेड बाय 52, एक साल में 52 वीक, मल्टीप्लाई बाय 4 वीक। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड 4 वीक के बराबर है, तो इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय ओवरहेड पर यूनिट। ओवरहेड पर यूनिट हमें दे रखा है 20 रुपए, मगर इस 20 रुपए में 8 रुपए डेप्रीसिएशन है। क्या डेप्रीसिएशन आउटस्टैंडिंग होता है? कभी आपने देखा बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन का जब पेमेंट ही नहीं करना होगा तो आउटस्टैंडिंग कैसे होगा? तो जब 20 रुपीज ओवरहेड है, उसमें 8 रुपए डेप्रीसिएशन है, जो कि आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता है, तो आउटस्टैंडिंग हो सकता है केवल 12 रुपए। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 12 रुपीज से, मल्टीप्लाई बाय 12, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 12, इट इज 1,10,769, और ये हमें मिल जाएगी करंट लाइबिलिटी की टोटल, टोटल बी। फिर वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। फिर इसमें लिखा हुआ है आप 10% प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी ऐड करो। प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी ये ऐड करेंगे, और फिर हमारे पास में आएगा फाइनल आंसर। ये वर्किंग कैपिटल का आंसर होगा। अगर प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी दे रखा है तो उसको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। अब देखो, पहले करंट एसेट्स की टोटल करते हैं। 8 लाख रॉ मटेरियल का स्टॉक, 9 लाख फिनिश गुड्स का स्टॉक, 325 WIP का स्टॉक, 16 लाख डेटर्स, 2 लाख आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वेजेज, और 1 लाख कैश। टोटल 39,25,000। करंट लायबिलिटी की टोटल 5,10,769 माइनस 5
10769। तो आपकी वर्किंग कैपिटल हो गई 34,14,231। ये लिख रहा है कि आप 10% प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी ऐड करो। ये कंटीजेंसी का प्रोविजन 10%। तो जो आपने वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी कैलकुलेट किए इसी का 10%, 3,41,423 ऐड करोगे तो आपको वर्किंग कैपिटल मिलेगी 37,55,654। करेक्ट। ये सेकंड कॉलम क्यों बनाया, यही तो सस्पेंस है, ये ही सस्पेंस है कि सेकंड कॉलम क्यों बनाया। बिल्कुल अभी बताऊंगा आपको। समझ गए आपको? रॉ मटेरियल का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक, डब्ल्यूआईपी का स्टॉक, डेटर, प्रीपेड, वेजेज, कैश, ये करंट एसेट्स आ गए, करंट लायबिलिटी आ गई, और वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, उसमें प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी ऐड किया तो ये हमें मिल गई वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये जो तरीका हमने यूज किया है वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का, इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। कहां कहां गड़बड़ी है? पहली गड़बड़ी है फिनिश गुड्स के स्टॉक में, दूसरी गड़बड़ी है डब्ल्यूआईपी के स्टॉक में, और तीसरी गड़बड़ी है डेटर में। अच्छा आपने लिख लिया, कोई बात नहीं, ये तो लिखना ही था। ये सेकंड कॉलम के हिसाब से मैं भी आपको बता रहा हूं, अभी आप रुक जाइए, बिल्कुल कुछ मत लिखिए। ये तीन जगह गड़बड़ी है। एक तो गड़बड़ी है यहाँ पे, एक गड़बड़ी है यहाँ पे, एक गड़बड़ी है यहाँ पे, बाकी कई कुछ सब कुछ ठीक है। तीन जगह गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है और क्या करना पड़ेगा ये मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ कि यहाँ क्या गड़बड़ी है। ठीक है, समझना आप लोग ध्यान से। हाँ देखिए, जैसे मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, मेरा एक दोस्त है जो बाहर किसी कंपनी में जॉब करता है, बाहर किसी कंपनी में जॉब करता है। तो एक दिवाली पर वो अपने घर आया, मेरे से मिलना हुआ। उसने मुझको कहा कि हमारी कंपनी एक नया लैपटॉप लेकर आ रही है स्टूडेंट के लिए। मैंने कहा स्टूडेंट के लिए? कि यस, स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट को आजकल लैपटॉप खरीदना ही पड़ता है, तो स्टूडेंट के लिए एक नया लैपटॉप लेकर आ रही है और बहुत कम कीमत का। मैंने कहा कितने का? कि स्टूडेंट के लिए उसकी कीमत होगी 10,000 रुपए। मैंने कहा बस 10,000 रुपए की? उसने कहा यस। स्टूडेंट को क्या चाहिए? अगर उसको यूट्यूब पर कोई क्लास देखनी है या आप लोग जो क्लास देते हो वो देखनी है तो बस इतना ही यूज़ है, नोट्स थोड़े बहुत देख लिए कर लिए, बहुत ज़्यादा तो उनका कोई यूज़ होता नहीं है। मैंने कहा हाँ, इससे ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता, बस क्लास ज़्यादातर उसको देखनी होती है और थोड़ा बहुत कुछ गूगल सर्च करना होता है, तो इतना यूज़ है, ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो उसने कहा कि इसीलिए हम कम फीचर के साथ में एक ऐसा लैपटॉप लेकर आ रहे हैं जो स्टूडेंट के लिए बहुत इकोनॉमिकल होगा और 10,000 रुपये में वो खरीद सकता है। तो मैंने कहा यार ये तो अच्छा है, मतलब। तो उसने कहा कि एक काम कर सकता है तू तू तेरे स्टूडेंट को वो लैपटॉप बेच दे, 10,000 रुपये में एक लैपटॉप। तेरे जो भी स्टूडेंट है उनको कह दे कि जिसको खरीदना है वो मुझसे ले ले। तो मैंने कहा मगर मेरे को इसमें क्या फ़ायदा मतलब मैं क्यों करूं ऐसा? तो उसने कहा कि नहीं, हम वो लैपटॉप है वो तुझे देंगे 8,000 में, है ना? हाँ हाँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसने कहा हम आपको ये लैपटॉप आपको कितने में देंगे, तुम्हें तुझे कितने में देंगे? 8,000 में, और तू आगे 10,000 में स्टूडेंट को दे दे। पर लैपटॉप तेरी कमाई 2,000 रुपये, एक लैपटॉप पर तेरे को 2,000 का प्रॉफिट मिलेगा। मैंने कहा यार काम तो अच्छा है, बट क्या इसके लिए मुझे कोई दुकान वगैरह कोई खोलनी पड़ेगी, कोई दुकान शॉप लेनी पड़ेगी? उसने कहा नहीं नहीं बिल्कुल कुछ नहीं, तेरे सेंटर पे रख दे, तू ऑर्डर ले ले स्टूडेंट से, है ना, मंगा भी मत पहले। तो एक काम कर, मैं तुझे सैंपल दे देता हूँ, एक लैपटॉप सैंपल में दे देता हूँ, तो स्टूडेंट को बता दे, जिसको लगे कि हाँ मुझे खरीदना है वो तुझे ऑर्डर दे देगा।
मैं तुझे भेज दूंगा, तू दे देना सबको, मतलब इसके लिए तुझे अलग से कोई जगह किराए पर लेने की जरूरत नहीं है ना। मैंने कहा यार काम ठीक है, 8,000 में तू देगा, 10,000 में मैं दूंगा, पर लैपटॉप 2,000 का प्रॉफिट, और लैपटॉप भी ठीक था। मैंने कहा चल ठीक है, तू मुझे सैंपल दे दे तो मैं अपने स्टूडेंट को बता दूंगा। वो उसने मुझे एक लैपटॉप सैंपल में दे दिया। मैंने जितने भी स्टूडेंट है सबको सैंपल बता दिया कि देखो एक नया लैपटॉप है, मात्र 10,000 रुपये का, कीमत इसकी कितनी, 10,000 रुपये, खरीद सकते हो आप। अच्छा लैपटॉप है, वारंटी भी है 2-3 साल की, जो भी है आपके काम आने वाला है बिल्कुल। स्टूडेंट को समझ में भी आया कि अच्छा है। किसी ने एक लैपटॉप का ऑर्डर दिया, किसी ने 2 लैपटॉप का ऑर्डर दिया, किसी ने कहा 4 मंगा दो, मम्मी पापा भी चला देंगे, है ना। एक मम्मी का, एक पापा का, एक भैया का, एक दीदी का, ऐसे करके 4 भी ऑर्डर दिए। किसी ने 2, किसी ने 1, है ना। किसी ने पड़ोसियों के लिए भी मंगा लिए, है ना, नालायक। तो टोटल मुझे 100 लैपटॉप का ऑर्डर मिल गया। कितना, 100 लैपटॉप का ऑर्डर मिल गया। मैंने कहा मजा आ गया। चलो, जैसे ही 100 लैपटॉप का ऑर्डर मिला, टोटल 10 दिन में, 10 दिन में 100 लैपटॉप का ऑर्डर मिल गया। मैंने ऑर्डर मिला, मैंने आगे मेरे फ्रेंड को फ़ोन किया कि भैया ऐसा कर, तू 100 लैपटॉप भेज दे मुझे, मेरे पास 100 लैपटॉप के ऑर्डर है। उसने कहा भेज दूँ मतलब? मैंने कहा भेज दूँ मतलब क्या, भेज, ऑर्डर है मेरे पास, तू भेजेगा तभी तो आगे दूंगा उनको। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है भाई, तू समझा नहीं, लैपटॉप हम तुझे तभी बेच पाएंगे जब तू पैसे भेजेगा। मैंने कहा बस यही तेरी दोस्ती, यही तेरा प्यार? उसने कहा अरे मैं कोई, मेरी कंपनी थोड़ी ना है, मैं तो कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। मैंने तो ठीक है तेरे को ये काम दिया है, हमारी कंपनी की पॉलिसी है पहले पैसे आएंगे फिर लैपटॉप देंगे, क्रेडिट सेल्स नहीं है, कैश सेल्स है सारी। मैंने कहा अच्छा यार, ये मेरे पास तो रुपए ही नहीं है। तो उसने कहा वो हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, स्टूडेंट भी रुपए तो लैपटॉप मैं जब उनको दूंगा तब देंगे। तो उसने कहा कि कुछ भी कर, मेरे को पैसे पहले भेजेगा तो ही मैं तुझे लैपटॉप भेज सकता हूँ, नहीं तो नहीं। ये तो गजब हो गई। मैंने कहा यार रुपए तो है ही नहीं मेरे पास, बैंक बैलेंस चेक किया, 500 रुपये थे। अब घर में कैश की तिजोरी देखी तो अंदर चूहे घूम रहे थे, पैसे नहीं थे। अब मैंने कहा क्या करें। मैंने कहा यार काम तो अच्छा है, 2 लाख का प्रॉफिट ही होना है ना। 2,000 एक लैपटॉप पे, तो 100 लैपटॉप पे 2 लाख का तो प्रॉफिट ही होगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, वापस जब पैसे आएंगे तब चुका देंगे वापस, ठीक है ना। ब्याज कितना लग जाएगा। मुझे बैंक से लोन लेना है, मैं बैंक पहुंच गया। बैंक ने कहा बिल्कुल दे देंगे, आप सीए हो, लोन दे ही देंगे, इसमें क्या हो गया, है ना। तो सीए भी और सीएमए दोनों ही हो, हाँ, 2-2 डिग्री है, तो दे देंगे लोन, इसमें क्या हो गया। तो मैंने कहा कि भाई अब आप मुझे बताइए कि मैं बैंक से कितना लोन लूँ, मुझे बैंक से कितना लोन लेना चाहिए। 100 × 8,000, बैंक से 8 लाख का लोन लेना चाहिए, या 100 × 10,000। 8,000 मेरी परचेज प्राइस है, 10,000 मेरी सेलिंग प्राइस है, 100 × 10,000, मुझे बैंक से 8 लाख का लोन लेना चाहिए या मुझे बैंक से 10 लाख का लोन लेना चाहिए। 8 लाख का लोन लूँ या 10 लाख का? क्यों 8 लाख क्यों नहीं, नहीं मतलब 10 लाख क्यों नहीं? आप कह रहे हो 8 लाख का लोन लेना चाहिए, क्यों 10 लाख का लूँ तो? हाँ, अगर मैंने 10 लाख का लोन लिया तो काम तो 8 लाख ही आना है। मुझे रुपए क्यों चाहिए, मुझे लोन क्यों लेना है? कि मैं मेरे फ्रेंड वाली कंपनी को रुपए भेजूंगा, वो वहाँ से लैपटॉप भेजेगा, लैपटॉप मैं बेचूंगा, और बेचने से मुझे 10 लाख मिलेंगे, 8 लाख का लोन उतार दूंगा, है ना, और 2 लाख मेरे पास प्रॉफिट का रह जाएगा। तो मुझे बैंक से 10 लाख का लोन नहीं लेना चाहिए, मुझे बैंक से 8 लाख का लोन लेना चाहिए, क्योंकि मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो मेरे खर्चे जितनी है। ये 10 लाख में तो मेरा प्रॉफिट भी शामिल है। मुझे तो 8 लाख का ही लोन लेना है, मुझे तो कंपनी को रुपए भेजने हैं, तो मुझे तो 8 लाख का ही लोन लूंगा, मैं 10 लाख का बैंक से लोन नहीं लूंगा। अगर मैंने 10 लाख का लोन ले लिया तो काम तो 8 लाख ही आएंगे, और मैं ब्याज 10 लाख पे दे रहा हूँ। ज्यादा लोन क्यों लूँ, ज्यादा लोन लेना, ब्याज तो लग ही रहा है ना, इंटरेस्ट तो लग ही रहा है।
तो मैं बैंक से 8 लाख का लोन लूंगा, 10 लाख का नहीं। 10 लाख तो मुझे वो लैपटॉप बेचने से मिलेंगे, 10 लाख में तो 2 लाख मेरा प्रॉफिट है। मेरा इन्वेस्टमेंट केवल 8 लाख रुपए, मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो 8 लाख की है, मेरी रिक्वायरमेंट 10 लाख की नहीं है। बट ये गलती मैं यहां कर रहा हूं। अभी आपने देखो डेटर का वैल्यूएशन किया, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, मेरी कैपिटल की रिक्वायरमेंट। क्या निकाल रहे हैं, मेरी कैपिटल की रिक्वायरमेंट। तो डेटर को मैं 1 यूनिट कितने में सेल करता हूं, 100 रुपए में। मैं 1 यूनिट डेटर को कितने में सेल करता हूं, मैं 1 यूनिट डेटर को 100 रुपए में बेचता हूं। मगर क्या मेरी रिक्वायरमेंट 100 रुपए, मुझे 100 रुपए चाहिए। 100 रुपए तो मुझे मिलते हैं, जब मैं 1 यूनिट को बेचता हूं तो 100 रुपए तो मुझे मिलते हैं। मगर मेरी रिक्वायरमेंट 100 रुपए नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट 90 रुपए ही है, क्योंकि 100 रुपए में 10 रुपए तो मेरा प्रॉफिट है। मुझे 90 रुपीज की रिक्वायरमेंट है, और उसमें भी 90 रुपीज में भी एक ऐसा खर्चा शामिल है, डेप्रीसिएशन। क्या इसके लिए भी पैसे चाहिए, क्या इसके लिए भी पैसे चाहिए, नहीं। ये जो 100 रुपए सेलिंग प्राइस है, मेरा इन्वेस्टमेंट 100 रुपए नहीं है, 100 रुपए में तो मैं बेचता हूं, इसमें 10 रुपए मेरा प्रॉफिट है जो मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है। और 8 रुपए एक ऐसा खर्चा है जिसके लिए मुझे कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। मतलब मुझे केवल 82 रुपीज की रिक्वायरमेंट ही है 1 यूनिट के लिए। तो मैंने ये जो डेटर का वैल्यूएशन यहाँ पर किया है 90 रुपए पर, ये गलत है। ये मैंने जो 100 रुपए पर, ये जो मैंने डेटर का वैल्यूएशन किया है 100 रुपए, ये गलत है। वैल्यूएशन होना चाहिए 82 रुपीज पर। 100 रुपए में 10 रुपए प्रॉफिट है, हटाओ उसको, इसके लिए पैसे थोड़ी ना चाहिए। और 8 रुपए डेप्रीसिएशन, इसके लिए भी पैसे नहीं चाहिए। मतलब मुझे केवल खर्चा करने के लिए रुपए चाहिए, और खर्चे में भी कौन सा खर्चा, जो खर्चा कैश में होता है। तो वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए ये जो ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें भी 2 तरीके बने हुए हैं। ये भी तरीका है, अभी जो मैंने बताया ये भी तरीका है। इस तरीके को कहते हैं टोटल बेसिस। क्या कहते हैं, टोटल बेसिस। ये भी है, मगर इसमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा आ रही है, मतलब मेरी रिक्वायरमेंट से ज्यादा मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, जबरदस्ती का ब्याज लग रहा है। तो एक और तरीका बना हुआ है कैश कॉस्ट बेसिस। क्या बना हुआ है, कैश कॉस्ट बेसिस। देखो नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। ये कहता है केवल कॉस्ट लेनी है, मतलब प्रॉफिट नहीं लेना है, और केवल कैश कॉस्ट लेनी है, मतलब डेप्रीसिएशन भी नहीं लेना है। केवल वो खर्चे लेने हैं जिसका आपको पेमेंट करना होता है, खर्चे ही लेना है, प्रॉफिट नहीं लेना है, और डेप्रीसिएशन भी नहीं लेना है। तो यहां पर देखो, ये जो 100 रुपए पर आपने वैल्यूएशन किया डेटर का, 100 रुपए में 10 रुपए प्रॉफिट शामिल है, हटाओ, पीछे बचा 90। 90 में 8 रुपए का डेप्रीसिएशन शामिल है, उसको भी हटाओ, पीछे बचा 82। 82 पे वैल्यूएशन होगा। टोटल बेसिस में तो 100 रुपए भी होगा, टोटल बेसिस भी सही है, मगर यहाँ कैश कॉस्ट बेसिस में 100 रुपए की जगह यहाँ पर हो जाएगा 82। तो ये क्या हो जाएगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 इंटू 82 इंटू 80%, 13,12,000। देखो यहाँ पर हमने डेटर के लिए कितना पैसा निकाला, रिक्वायरमेंट 16 लाख, जबकि 13,12,000 ही चाहिए। सेम इसी तरीके से फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में आपने 90 रुपीज पे वैल्यूएशन किया, आपने वैल्यूएशन किया क्या 90 रुपीज। ये 90 रुपीज कैसे आया, ये 90 रुपीज आया, आपने कहा कि सारे खर्चे ले लिया, मटेरियल लेबर ओवरहेड, ये मिलकर 90 रुपए, टोटल कॉस्ट पे वैल्यूएशन किया। बट ये जो टोटल कॉस्ट है 90 रुपए, इसमें प्रॉफिट तो नहीं है, प्रॉफिट तो नहीं है, बट टोटल कॉस्ट में डेप्रीसिएशन तो है। तो 90 रुपए में 8 रुपए डेप्रीसिएशन के, उसको हटा दो, इसका वैल्यूएशन होगा 82 रुपीज पर। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 इंटू 82, ये हो जाएगा वैल्यूएशन 8,20,000। इसका मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है फिनिश गुड्स के लिए, वो फिनिश गुड्स के स्टॉक के लिए वो 8,20,000 है। WIP का स्टॉक, WIP स्टॉक आपने कैसे लिया, WIP स्टॉक की आपने रेट ली 65। कैसे लिया, मैंने आपको कहा कि मटेरियल 100% मान लेना है, लेबर 50% मान लेना है, ओवरहेड 50% मान लेना है। नहीं दिए हुए थे इसलिए हमने ये मान लिया, अगर परसेंटेज दिए हुए होते तो फिर वो लेते। अब हमें क्या करना है, लेना तो वही है, मटेरियल 100%, लेबर 50%, ओवरहेड 50%, मगर ओवरहेड में
8 रुपए जो डेप्रीसिएशन है उसको हटा के 50%, मतलब क्या हो जाएगा, 40 रुपए मटेरियल ठीक है, लेबर का आधा ठीक है, ओवरहेड 20 रुपए, 20 रुपए में से पहले 8 रुपए डेप्रीसिएशन के हटाओ, पीछे कितना बचा, 12 रुपए, 12 का 50% करो 6 रुपए, तो ये वैल्यूएशन हो जाएगा 61, मतलब 65 की जगह वैल्यूएशन हो जाएगा 61, ये वैल्यूएशन हो जाएगा 61। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 0.5 इंटू 61, 3,05,000, बाकी कहीं चेंज नहीं। देखो ये रॉ मटेरियल का स्टॉक टोटल बेसिस में भी 8 लाख, कैश कॉस्ट बेसिस में भी 8 लाख, प्रीपेड वेजेस टोटल बेसिस में भी 2 लाख, कैश कॉस्ट बेसिस में भी 2 लाख, कैश यहाँ भी 1 लाख, यहाँ भी 1 लाख, फिर क्रेडिटर्स यहाँ भी 4 लाख, यहाँ भी 4 लाख, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड यहाँ भी 110,769, यहाँ भी 110,769, समझ गए, मतलब बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है। टोटल बेसिस और कैश कॉस्ट बेसिस दो तरीके होते हैं, जिसमें टोटल बेसिस में हम डेटर का वैल्यूएशन सेलिंग प्राइस पे करते हैं, कैश कॉस्ट बेसिस में सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन हटा के फिर वैल्यूएशन करते हैं। फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन टोटल बेसिस में टोटल कॉस्ट जिसमें डेप्रिसिएशन शामिल होता है उस पर करते हैं, और कैश कॉस्ट बेसिस में टोटल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन हटा के फिर वैल्यूएशन करते हैं। WIP मटेरियल 100%, लेबर 50, ओवरहेड 50, जिसमें डेप्रिसिएशन शामिल रहेगा, बट कैश कॉस्ट बेसिस में मटेरियल 100%, लेबर 50 और ओवरहेड में डेप्रिसिएशन हटा के फिर 50%। इजी है। अच्छा, बाकी सारा वैल्यूएशन सेम। अगर आपको क्वेश्चन में कहे कि टोटल बेसिस से करना है तो फिर ये कैश कॉस्ट वाला भूल जाना, अगर क्वेश्चन में कहते हैं कि कैश कॉस्ट बेसिस से करना है तो टोटल बेसिस वाला भूल जाना, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहे तो क्या करना है, तो कैश कॉस्ट बेसिस करना है। क्या करना है, कैश कॉस्ट बेसिस एक से ही करना है। तो देखो यहाँ कितना करंट एसेट्स का हुआ, 8 लाख प्लस 8,20,000 प्लस 3,05,000 प्लस 13,12,000 प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख। ये देखो करंट एसेट्स की अब रिक्वायरमेंट केवल 35,27,000 ही है, 35,37,000। करंट लायबिलिटी सेम है, 510,769 माइनस 510,769, तो आपकी वर्किंग कैपिटल A माइनस B 30,26,231, 10% प्रोविजन ऐड करेंगे, इसका 10% 30,26,233, तो ये आपकी वर्किंग कैपिटल 33,28,854। देखो पहले टोटल बेसिस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है, 37,55,000, यहाँ 33,28,000, तो करीब करीब 4,30,000 रुपए करीब करीब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो गई। टोटल बेसिस में हम ज़्यादा पैसा अरेंज कर रहे हैं, कैश कॉस्ट बेसिस कहता है भाई इतना चाहिए ही नहीं, ज़बरदस्ती का ब्याज लगाने से क्या फ़ायदा, क्योंकि पैसा तो कहीं ना कहीं से तो आएगा, कहीं ना कहीं से आएगा तो कॉस्ट लगेगी, तो इंटरेस्ट लगाने का क्या फ़ायदा। तो ये टोटल बेसिस है, ये कैश कॉस्ट बेसिस है, समझ गए। तो आप एक काम कीजिए, अभी तो अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, आप एक काम कीजिए, ये फटाफट से अगर कुछ इनकम्प्लीट है तो इसको कंप्लीट कर लो पहले, तो फिर हम क्वेश्चंस की दुनिया में कदम रखेंगे। हाँ, एक दो क्वेश्चन तो होने ही आज। केवल फिनिश गुड्स, WIP और डेटर के वैल्यूएशन में फर्क है। फिनिश गुड्स में जब वैल्यूएशन करोगे टोटल बेसिस में तो कॉस्ट पर यूनिट जिसमें डेप्रिसिएशन शामिल रहेगा, कैश कॉस्ट बेसिस में डेप्रिसिएशन हटा के वैल्यूएशन करना है, WIP में भी डेप्रिसिएशन हटा के वैल्यूएशन करना है, डेटर में डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट दोनों हटा के सेलिंग प्राइस में से फिर वैल्यूएशन करना है, ठीक है। हाँ, टोटल बेसिस कहे तब तो टोटल बेसिस एक तरीके से करना है, टोटल बेसिस। कैश कॉस्ट बेसिस कहे तो केवल कैश कॉस्ट बेसिस ही करना है। वैसे जनरली दोनों तो कहते ही नहीं है क्वेश्चन में कि टोटल बेसिस से भी करो, कैश कॉस्ट बेसिस से भी करो। अब कभी आपके अटेम्प्ट में आ ही जाए तो फिर ठीक है, भुगतो फिर, और क्या है। इंस्टीट्यूट कहते दोनों से करके आओ, तो करो, फिर 2 कॉलम डाल दो, जैसा अभी किया है वैसे कर दो। बट अगर एक जो लिखा है तो वो ही करना है, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो फिर कैश कॉस्ट बेसिस से करके आ जाओ आप। अच्छा, ये जो WIP में
100% मटीरियल है, लेबर 50% होता है, ओवरहेड 50% होता है, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही होता है। अगर क्वेश्चन में अलग से परसेंटेज दे रखें कि मटेरियल इतना परसेंट, लेबर इतना परसेंट, ओवरहेड इतना परसेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फिर ये एजम्पशन काम की नहीं, फिर तो जो परसेंटेज क्वेश्चन में दिए हुए वही काम आएंगे। ये जो परसेंटेज की एजम्पशन कब काम आएगी, जब क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं हो, तब काम आएगा। बहुत सिंपल है, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे तो बिल्कुल आपका हाथ भी साफ हो जाएगा कि कैसे करना है। ओके, स्टार्ट करें, चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 14 तक तो कर लिए थे ना अपन ने जो, हाँ, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में, ठीक है, वेरी गुड। इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, हाँ होने ही है क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, ट्रेडिशनल अप्रोच में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कॉस्ट शीट ऑफ ए कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेटा: रॉ मटेरियल पर यूनिट 50, लेबर पर यूनिट 20, ओवरहेड पर यूनिट 40, जिसमें 10 रुपए डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है। टोटल कॉस्ट 110, प्रॉफिट 20, सेलिंग प्राइस 130। अभी जैसा क्वेश्चन लिया था वैसे वैसे ही है। रॉ मटेरियल इन स्टॉक 1 मंथ, रॉ मटेरियल का स्टॉक 1 महीना। एवरेज मटेरियल इन प्रोग्रेस मतलब WIP हाफ मंथ। सप्लायर 1 मंथ, डेटर 1 मंथ। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेज, टाइम लैग का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेज 10 days। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड भी आउटस्टैंडिंग है 30 days। 25% ऑफ द सेल्स आर ऑन कैश, 25% कैश सेल्स होती है, मतलब 75% इज क्रेडिट सेल्स। कैश बैलेंस 1 लाख रुपए रखना है। फिनिश गुड्स 1 मंथ। आपको स्टेटमेंट बनाना है वर्किंग कैपिटल का। लेवल ऑफ एक्टिविटी 54,000 यूनिट। स्टेट योर एजम्पशन इफ एनी क्लियरली, कोई एजम्पशन है तो लिख लो। लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक एजम्पशन तो WIP में दिया हुआ नहीं है कि मटेरियल कितना परसेंट है, लेबर कितना परसेंट है, ओवरहेड कितना परसेंट है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि मटेरियल बिल्कुल 100%, लेबर 50%, ओवरहेड 50%, ये एजम्पशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा दूसरा इसमें वेजेज आउटस्टैंडिंग डेज में 10 दिन, तो हम जनरली यहाँ एजम्पशन लेते हैं 1 ईयर इक्वल टू 360 डेज, इस ट्रेडिशनल अप्रोच में लेते हैं, ठीक है। दो एजम्पशन, तो पहले एजम्पशन ही लिख लें। चलिए पहले एजम्पशन को ही मान लेते हैं। पहली 1 ईयर इक्वल्स टू 360 डेज, कोई डेज में हो तो, अगर डेज में कोई डेटा नहीं हो तो फिर एजम्पशन लिखने की जरूरत भी नहीं और मानने की भी जरूरत नहीं। सेकंड, WIP स्टॉक 100% मटीरियल, 50% लेबर एंड ओवरहेड। अच्छा, यहां पर दिया हुआ नहीं है तो कैश कॉस्ट बेसिस पे करेंगे, ये भी एजम्पशन लिख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन कैश कॉस्ट बेसिस, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यू पर यूनिट ऑफ WIP, WIP की 1 यूनिट की वैल्यू क्या लेना है पर यूनिट? 100% मटीरियल, लेबर का आधा, ओवरहेड का आधा। तो मटीरियल 50 रुपए है, 50 रुपए का मटीरियल, लेबर का 50%, 10 रुपए की लेबर, और ओवरहेड 40 रुपए में 10 रुपए डेप्रिसिएशन के तो पहले हटा ही दो,
40 में से 10 रुपए डेप्रिसिएशन घटाए तो पीछे बचे 30। 30 का आधा करोगे तो होगा 15। इसका मतलब वैल्यू पर यूनिट ऑफ WIP इज 75। वर्किंग नोट नंबर सेकंड, वैल्यू पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स की एक यूनिट की वैल्यू, टोटल कॉस्ट कितना है 110। 110 रुपए में 10 रुपए डेप्रीसिएशन के हटा दो। फिनिश गुड्स के वैल्यूज में मटेरियल भी आता है, लेबर भी आता है, ओवरहेड भी आता है, सब 100% आता है। तो 110 मगर उसमें 10 रुपए डेप्रीसिएशन के हटाने होंगे तो पर यूनिट वैल्यू हो गई 100 रुपए। वर्किंग नोट नंबर 3, वैल्यू पर यूनिट ऑफ डेटर। वैल्यू पर यूनिट ऑफ डेटर, डेटर की एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू। सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट 130। इस सेलिंग प्राइस में से आपको 20 रुपए का जो प्रॉफिट है वो हटाना पड़ेगा और 10 रुपए का जो डेप्रीसिएशन है वो हटाना पड़ेगा। पर यूनिट वैल्यू होगी 100 रुपए। ठीक है, अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का बनाते हैं स्टेटमेंट। केवल कैश कॉस्ट बेसिस से ही करना है, टोटल बेसिस पे नहीं करना है। सबसे पहले ए पॉइंट, करंट एसेट। करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल का स्टॉक। रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना है? रॉ मटेरियल का स्टॉक देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल का स्टॉक 1 महीने के बराबर है और आपकी 1 साल की यूनिट है 54,000। तो आपको कैसे करना है? 54,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल। 1 यूनिट पे लगता है 50 रुपए का। रॉ मटेरियल स्टॉक में केवल रॉ मटेरियल ही आएगा 50 रुपए का। 54,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1 इंटू 50, 2,25,000 रॉ मटेरियल का स्टॉक। फिनिश गुड्स का स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक। फिनिश गुड्स का स्टॉक हमें यहां दे रखा है। फिनिश गुड्स का स्टॉक ये देखिए, ये फिनिश गुड्स 1 मंथ, फिनिश गुड्स का स्टॉक 1 महीने के बराबर है। तो कैसे करेंगे आप? 54,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू फिनिश गुड्स की 1 यूनिट की वैल्यू हमने वर्किंग नोट सेकंड में कैलकुलेट की है 100 रुपए। 100 4,50,000 WIP स्टॉक। WIP स्टॉक, WIP का स्टॉक यहां दे रखा है मटेरियल इन प्रोग्रेस, मतलब वही WIP हाफ मंथ। तो 54,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5, हाफ मंथ हो गया, मल्टीप्लाई बाय WIP पर यूनिट वैल्यू हमने वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट की है 75, मल्टीप्लाई बाय 75। 168,750 डेटर्स। डेटर हमें दे रखे हैं क्रेडिट अलाउड टू डेटर 1 मंथ। तो 54,000
डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज, डेटर की वैल्यू पर यूनिट 100, मल्टीप्लाई बाय 75%, लिखा हुआ है कि 25% कैश सेल्स होती है, ये 25% कैश सेल्स हो गई। तो यहाँ पर 54,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू 100 इंटू 75%, 337,500। कोई भी एक्सपेंसेस प्रीपेड नहीं है, तो कैश बैलेंस करंट एसेट्स में सबसे लास्ट में कैश 1,00,000 रुपए, 1,00,000 कैश बैलेंस, टोटल ए 2,25,000 प्लस 4,50,000 प्लस 168,750 प्लस 337,500 प्लस 1,00,000, 12,81,250। माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का टाइम पीरियड यहां दे रखा है, सप्लायर 1 मंथ, 1 महीने के बराबर, 54,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज। क्रेडिटर किसके होते हैं? रॉ मेटेरियल के। तो 54,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू 50, 2,25,000। आउटस्टैंडिंग वेजेज, वेजेज आउटस्टैंडिंग है और वो डेज में, वेजेज आउटस्टैंडिंग 10 डेज, तो 54,000 डिवाइडेड बाय 360 डेज में है ना, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय वेजेज पर यूनिट आपको दे रखा है 20 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 20, 54,000 डिवाइड बाय 360 इंटू 10 इंटू 20, 30,000 आउटस्टैंडिंग वेजेज। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, ओवरहेड आउटस्टैंडिंग है 20 डेज 30 डेज, 54,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30, 40 रुपए ओवरहेड है जिसमें 10 रुपए डेप्रिसिएशन के हटा दिए जाए तो पीछे बचते हैं 30। 54,000 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 30 इंटू 30, 1,35,000। ये मिलेगी हमें टोटल करंट लाइबिलिटी, टोटल बी 2,25,000, 30,000, 1,35,000, 3,90,000। और फिर अच्छा, यहाँ पर प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी के बारे में क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो बस केवल ए माइनस बी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 12,81,250, 891,250, इट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। करेक्ट। ये लीजिए, आपको फटाफट से बताना है ना, तो आप लिख लीजिए।
तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करें। करेक्ट। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और इसके और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच के क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं और इसकी प्रैक्टिस भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस की करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।